नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर अपने YouTube चैनल एसपीएस झारखंड में। दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम नज़दीक है और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 21 जनवरी को आप लोगों का एडमिट कार्ड आने वाला था। तो उम्मीद करते हैं मित्रों कि आप सभी का एडमिट कार्ड आज डाउनलोड हो जाए। और दोस्तों, ऐसे समय में आप जो भी पढ़े हुए हैं उसको अधिक प्रैक्टिस सेट ना लगाएं, मेरा यही कहना है। और जो भी आप पढ़ें उससे जितने रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारी रिवीजन करें। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग 10 प्रश्न को देखे थे झारखंड जी के, और उससे जितने भी प्रश्न बनते थे उन सभी प्रश्नों को देखे थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज कि इस वीडियो में 11वां प्रश्न से हम लोग देखेंगे और उससे जितने भी रिलेटेड सारे प्रश्न बनते हैं उस सारे प्रश्नों को देखेंगे, ताकि इससे रिलेटेड एक भी प्रश्न आए तो आप उसका करेक्ट आंसर लगा सकें। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, यानी 11वां प्रश्न। पिछले वीडियो में 10 प्रश्न पढ़ चुके थे और 11वां प्रश्न है, पहरिया जनजाति में किस पूजा का सर्वाधिक महत्व है? ए में टूसू पर्व, बी सेंधरा पूजा, सी सरहुल पूजा और डी मुआ पूजा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा डी मुआ पूजा। जो दोस्तों पहरिया जनजाति में जो महत्व है, सर्वाधिक महत्व जो है वो है दोस्तों मुआ पूजा, जो ऑप्शन डी में है। और दोस्तों, पहरिया जनजाति से और कुछ प्रश्न बनते हैं। वो कौन से प्रश्न है दोस्तों? कि पहरिया जनजाति में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित पूजा है वो मुआ पूजा है। इसकी प्रमुख जो देवता है दोस्तों, पहरिया जनजाति में प्रमुख जो देवता है वो धरती को माने जाती है। धार्मिक प्रधान जो है दोस्तों पहरिया जनजाति में, उसे बैगा कहा जाता है। ये 3 प्रश्न जरूर याद रखें। और दोस्तों, इससे एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहरिया जनजाति कौन से समूह में आते हैं? तो दोस्तों, ये आती है प्रोटो ऑस्ट्रलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रलाइड समूह में ये आती है पहरिया जनजाति। अधिकतर जो जनजातियां आती है दोस्तों ये प्रोटो ऑस्ट्रलाइड समूह में ही आती है। तो ये आप 3 चीज़ें याद रखें कि पहरिया जनजाति में मुआ पूजा प्रचलित है, धार्मिक देवता इसकी धरती है, धार्मिक प्रधान बेगा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबर जनजाति। सबर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? दोस्तों, जैसा कि पता ही होगा कि जनजाति के प्रमुख देवता पूछे जाते हैं कि कौन से जनजाति की कौन से प्रमुख देवता हैं। तो सबर जनजाति में ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों सूर्य, दुर्गा, धरती देवी या काली। तो दोस्तों, जो सबर जनजाति है इसका करेक्ट आंसर होगा डी काली। सबर जनजाति की प्रमुख देवता होती है दोस्तों काली। और इसमें एक और होती है माँ मनसा। जो मनसा देवी है दोस्तों, ये भी इनकी प्रमुख देवता मानी जाती है, यानी देवी मानी जाती है देवी दोस्तों। मनसा देवी है जो सबर जनजाति की प्रमुख देवता मानी जाती है। और इसमें क्या चीज़ जानना है दोस्तों, जो सूर्य है, सूर्य ये कौन से जनजाति की प्रमुख देवता है दोस्तों? तो सूर्य जो है यह बेदिया जनजाति का है। कौन सा जनजाति का है दोस्तों? बेदिया जनजाति का है। बेदिया जनजाति, बेदिया जनजाति के जो प्रमुख देवता है वो है दोस्तों वो है सूर्य। ठीक है। और भी जो कि सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वो है दोस्तों कौन से? तो वो आते हैं दोस्तों जो प्रमुख जनजातियां हैं संथाल, मुंडा, हो, खरवार, कोरवा। ये दोस्तों इनकी जो प्रमुख देवता हैं वो सिंगबोंगा है। जरूर याद रखें दोस्तों कि सिंगबोंगा किन किन प्रमुख देवता हैं। तो संथाल जनजाति का, मुंडा जनजाति, हो, खरवार, कोरवा, ये सभी की जो प्रमुख देवता हैं वो सिंगबोंगा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि प्रमुख देवता कौन से जनजाति के प्रमुख देवता, ये बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, उरांव की बात करते हैं तो उरांव के जो प्रमुख देवता है वो धर्मेश है। याद रखें, ये सभी प्रमुख जनजातियां, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो धर्मेश जो है दोस्तों वो उरांव जनजाति की प्रमुख देवता हैं। ये भी आते हैं दोस्तों, ये भी प्रोटो ऑस्ट्रलाइड समूह में आती है। ये सभी जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रलाइड समूह में आते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? हो जनजाति में किस लोकगीत को बसंत का गीत कहा जाता है? हो जनजाति में कौन सा लोकगीत है दोस्तों जिसे बसंत का गीत कहा जाता है? हेरो, बा, जतरा, धुरिया।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बा। जो बा गीत है दोस्तों, यह क्या चीज़ है? हो जनजाति का ये बसंत गीत भी कहा जाता है। और इसमें जानना है दोस्तों, इसका जो धार्मिक प्रधान है, हो जनजाति का जो धार्मिक प्रधान है, धार्मिक प्रधान जो होते हैं दोस्तों, वो कौन होते हैं? धार्मिक प्रधान को बोला जाता है दोस्तों, धार्मिक प्रधान को देवरी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या पूछा जा सकता है? इसमें जो प्रचलित विवाह कौन सा है दोस्तों? ये आंधी है। प्रचलित विवाह, हो जनजाति में प्रचलित विवाह है, उसे आंधी कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, प्रचलित विवाह भी पूछा जाता है बहुत सारे प्रश्नों में, तो आप याद रखें कि हो जनजाति में धार्मिक प्रधान को कहा जाता है देवरी, और प्रचलित विवाह को बोला जाता है आंधी। ठीक है दोस्तों। और इसमें चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ज़्यादा लेट ना करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा उरांव जनजाति में प्रचलित है? कौन सी भाषा है दोस्तों जो कि उरांव जनजाति में प्रचलित है? माल्टो, खोरठा, कुड़ुक या नागपुरी? तो दोस्तों उरांव जनजाति में जो प्रचलित भाषा है वो है दोस्तों कुड़ुक, ऑप्शन सी। कुड़ुक जो है दोस्तों, यह उरांव जनजाति की प्रचलित भाषा है। और दोस्तों ये माल्तो भाषा, ये कौन सी जनजाति की प्रचलित भाषा है? तो ये है दोस्तों शौरिया पहाड़िया। कौन सा? शौरिया पहाड़िया की प्रचलित भाषा है दोस्तों, पहाड़िया है। ये लिखने की आप लिखे हुए नहीं दें, बल्कि आप सुनकर याद रखें। और इसमें और क्या आता है? माल्टो कौन सी है? शौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, जितने भी आते हैं दोस्तों, गोंड, ये सभी जो हैं, ये सभी है माल्टो भाषा। इन सभी जनजातियों में माल्टो भाषा प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा अर्नेयर अधिकार किस पर आधारित है? अर्नेयर अधिकार जो है दोस्तों, यह महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा है, जो किस पर आधारित है दोस्तों? मुंडा विद्रोह, या झारखंड की संस्कृति, या असुर विद्रोह, या जनजातियों के अधिकार? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मुंडा विद्रोह। जो अर्नेयर अधिकार है यह मुंडा विद्रोह से पर आधारित है। यह एक उपन्यास है दोस्तों जो कि महाश्वेता देवी के द्वारा लिखी गई है। और यह कौन सी भाषा में दोस्तों? ये भाषा भी पूछा जाता है, कौन सी भाषा है अर्नेयर अधिकार? ये बांग्ला भाषा में लिखा गया। कौन सा भाषा में? बांग्ला भाषा में। यह भी याद रखें कि बांग्ला भाषा में यह लिखी गई है। अब आप बात करते हैं दोस्तों मुंडा विद्रोह की। तो मुंडा विद्रोह में दोस्तों, मुंडा विद्रोह में क्या क्या चीज़ है दोस्तों? मुंडा विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, यह हुआ था 1895 से 1900 ईस्वी तक। जो प्रथम चरण में मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 तक। इनके जो नेता थे दोस्तों, वो नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जिसे भगवान माना जाता है बिरसा मुंडा। ये हैं दोस्तों बिरसा मुंडा। और इसमें बात करते हैं दोस्तों कि इसके दमनकर्ता जरूर याद रखें दोस्तों, जो भी आप पढ़ें वो मुंडा विद्रोह में यदि आप दमनकर्ता की बात करते हैं, मुंडा विद्रोह में आप यदि दमनकर्ता की बात करते हैं, तो दमनकर्ता कौन है दोस्तों? आप जरूर याद रखेंगे कमिश्नर फॉरबिस। कौन सा है दोस्तों? फॉरबिस। याद रखेंगे कौन सा? फॉरबिस, कमिश्नर फॉरबिस। और इसमें और भी है जो एक और आता है नाम इनमें से दोस्तों मुंडा विद्रोह में, जो है डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड। कौन है? डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड। ठीक है, फील्ड है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। इतनी सारे आप मुंडा विद्रोह से जरूर याद रखें दोस्तों कि अर्नेयर अधिकार जो है दोस्तों, वो अर्नेयर अधिकार क्या चीज़ है दोस्तों? ये अर्नेयर अधिकार उपन्यास है जो कि महाश्वेता देवी द्वारा बांग्ला भाषा में लिखी गई है, और यह मुंडा विद्रोह पर आधारित है। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी तक। इनके नेता कौन है दोस्तों? तो बिरसा मुंडा है। दमनकर्ता आप याद रखें कि ये मुंडा विद्रोह के दमनकर्ता हैं कमिश्नर फॉरबिस।
और दूसरे एक और याद रखें, डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर की रचना झारखंड के किस उपन्यासकार द्वारा की गई है? ए गोपाल दास मुंजल, बी कमल, सी योगेंद्र नाथ सिंह और डी द्वारिका प्रसाद। दोस्तों घेरे के बाहर जो है दोस्तों, यह किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये दोस्तों लिखी गई है द्वारिका प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। इसमें और भी आ सकता है दोस्तों कि द्वारिका प्रसाद के जो प्रमुख हैं दोस्तों, जो पूछे जाते हैं वो है स्वयं सेवक। कौन सा है? स्वयं सेवक। ठीक है दोस्तों। और अगला एक और पूछा जाता है, भटका जो साथी है दोस्तों, यह इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, भटका साथी। ठीक है। और इसमें जानना है दोस्तों कि गोपाल दास मुंजल इनके द्वारा कौन कौन से लिखी गई है। गोपाल दास मुंजल इनके द्वारा जो लिखी गई है दोस्तों, यह लिखा गया है पूनम एक आध। कौन सा है दोस्तों? पूनम एक आध। किनके द्वारा लिखी गई है? तो ये याद रखेंगे, गोपाल दास मुंजल के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि रचना से झारखंड के जो प्रश्न बनते हैं वो पूछे जाते हैं और आप इस पर भूल ही जाएंगे। तो याद रखें कि गोपाल दास मुंजल पूनम की आध लिखे हुए हैं। कमल जो कि एक प्रमुख रचनाकार हैं दोस्तों, कमल के द्वारा कौन सा? आखर 84। कौन सा? आखर 84 याद रखेंगे। आखर 84 किनके द्वारा लिखी गई है? तो कमल के द्वारा लिखी गई। ठीक है। योगेंद्र नाथ सिन्हा जो कि बहुत सारे इन्होंने कहानियाँ लिखी हुई हैं दोस्तों, आप इनके बारे में अवश्य याद रखें। योगेंद्र नाथ सिन्हा इन्होंने कौन कौन सा लिखी हुई है? दुम्बी हो एक साथ है दोस्तों, दुम्बी हो, आसमान का तारा, और दोस्तों इसमें और है मूंछ की लड़ाई। ये सभी हैं दोस्तों योगेंद्र नाथ सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। मूंछ की लड़ाई। चलो बादल में छिप जाएं, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। और कमल में और बहुत सारे कमल जो हैं दोस्तों, इनके द्वारा बहुत सारे और भी लिखे गए हैं। वो हैं वन लक्ष्मी, कमल के द्वारा वन लक्ष्मी भी लिखी गई है। कौन सा है दोस्तों? वन लक्ष्मी लिखी गई है। और वन के मन, इस तरह भी लिखा गया, वन के जो मन है ये भी लिखा गया है कमल के द्वारा। तो आप इतनी सारी बात याद रखें दोस्तों कि जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं घेरे के बाहर, यह किसकी रचना है? तो याद रखेंगे द्वारिका प्रसाद के द्वारा यह लिखी गई है। और द्वारिका प्रसाद ने और क्या क्या लिखी है दोस्तों? तो द्वारिका प्रसाद द्वारा और क्या चीज़ लिखी गई है? याद रखेंगे, द्वारिका प्रसाद द्वारा लिखी गई है स्वयं सेवक और भटका साथी। दो चीज़ें याद रखेंगे, स्वयं सेवक और भटका साथी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इतनी सारी बातें आप आराम से लिख लें दोस्तों। कहीं भी आप जो भी आप जहाँ भी बैठे हुए हैं, आप एक पेज में ज़रूर इतनी सारे बातें को लिखें, ताकि दोस्तों इससे जितने भी रिलेटेड प्रश्न आपसे कहीं भी कोई भी ऑप्शन से आपको पूछ दे कि जोगेंद्र नाथ द्वारा कौन सी रचना है जो कि झारखंड में उपन्यासकार द्वारा लिखी गई है, इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो कि जगन्नाथ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? रांची, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम या बोकारो। तो दोस्तों जगन्नाथ का किला जो है यह पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। जगन्नाथ का किला पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। और इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों? तो और इससे याद आपको रखना है कि पश्चिमी सिंहभूम में और कौन कौन सा चीज़ को याद रखना है। तो पश्चिमी सिंहभूम में दो चीज़ों को जरूर याद रखना है। एक जेतगढ़ का किला और दूसरा याद रखना है केशनागढ़ का किला। कौन सा? केशनागढ़ का किला। दोनों पश्चिमी सिंहभूम है। और इसमें एक चीज़ और याद रखना है, जगन्नाथ का किला जो है दोस्तों, यह निर्माण किनके द्वारा कराया गया? तो दोस्तों यह निर्माण कराया गया था पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा यह निर्माण कराया गया था जगन्नाथ का किला। ये पोरहाट वंश के राजा थे।
ठीक है। अब याद रखना है दोस्तों, जैसा कि ऑप्शन में दिया गया है कि रांची में दो चीज़ों को याद रखना है। पहला तो दोस्तों कि इनमें से जगन्नाथ मंदिर है, रांची में जगन्नाथ मंदिर है। क्या चीज़ है दोस्तों? जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? रांची में, ये पूछा जाता है। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पिठोरिया का किला भी यही है। कौन सा है? पिठोरिया का किला। और क्या चीज़ है दोस्तों? रातू का राजमहल भी यहीं पर है, रांची में। रातू का राजमहल, ये तीन चीज़ें आप लोगों को रांची से याद रखना है। जगन्नाथ मंदिर, पिठोरिया का किला, रातू का राजमहल। और दोस्तों गुमला की बात करते हैं तो गुमला में आपको याद रखना है दोस्तों पालकोट का किला। दूसरा याद रखना है दोस्तों, और क्या चीज़ है यहाँ पर? देवकी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? देवकी मंदिर है। कौन सा मंदिर? देवकी मंदिर याद रखना है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों गुमला में, वो है महामाया मंदिर, जो कि हापा मुनि गांव में स्थित है। महामाया मंदिर, देवकी मंदिर और महामाया मंदिर गुमला जिले में याद रखना है। और पालकोट का किला भी गुमला जिले में है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और चीज़ जान लेते हैं। बोकारो से याद रखना है आपको दोस्तों जगन्नाथ मंदिर बोकारो से याद रखना है। और दूसरी चीज़ याद रखना है दोस्तों भूतनाथ मंदिर। दो चीज़ें याद रखना है। यहाँ बोकारो में मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, और बोकारो में भूतनाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर यहाँ भी है, रांची में भी है दोस्तों, और बोकारो में भी है। तो अधिकतर ज़्यादा चांसेस रहते हैं ये रांची वाला पूछता है, ज़्यादातर जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, तो आप अधिकतर जो ऑप्शन टिक लगाएंगे वो रांची वाला ही लगाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र में यूरेनियम नामक खनिज पाया जाता है? ये जादूगोड़ा, बी ढाल भूमगढ़, सी बाजगत, या डी उपरोक्त सभी। इनमें से दोस्तों यूरेनियम नामक जो खनिज है ये झारखंड में कौन सा जो केंद्र है पाया जाता है? तो ये सभी जगह पाए जाते हैं, जादूगोड़ा में, ढाल भूमगढ़ में, बाजगत में, यानी ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। तो याद रखें दोस्तों कहाँ कहाँ से यह पाया जाता है। इससे कुछ और प्रश्न बनते हैं। वो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1967 से संचालित हो रही है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा गांव में यूरेनियम की खान है। सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों जादूगोड़ा गांव यूरेनियम के लिए। तो आज जरूर रखें कि जादूगोड़ा गांव है यूरेनियम खान के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो है दोस्तों यह कौन सा कंपनी है? यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1967 से संचालित हो रही। तो आज जरूर रखें दोस्तों। और कहाँ कहाँ यूरेनियम की खान है? तो है ढालभूमगढ़, बागजत, जुर्माडी, नारवा, कन्याकुला और केरुआ, ये सभी जगह जहाँ से यूरेनियम की खान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में थोरियम का भंडार पाया जाता है? यूरेनियम और थोरियम दोस्तों जरूर याद रखें। यूरेनियम के लिए बहुत सारे जगहों हम लोगों ने पढ़ लिया। तो थोरियम का भंडार कहाँ पाया जाता है? गढ़वा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम या हजारीबाग? तो दोस्तों जो थोरियम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों वो है कौन सा? धनबाद और दोस्तों रांची का पठार। और क्या चीज़ है दोस्तों? रांची के पठार जरूर याद रखें दोस्तों। रांची के पठार जो है यूरेनियम के भंडार हैं, सॉरी दोस्तों थोरियम के भंडार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं। थोरियम एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा निर्माण में होता है। थोरियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा निर्माण में होता है। थोरियम का विस्तार रांची पठार और धनबाद में है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इस प्रकार से प्रश्न है दोस्तों। झारखंड राज्य खनिज विकास नगर लिमिटेड द्वारा संचालित निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है? खनिज विकास निगम लिमिटेड जो है दोस्तों इनमें से कौन सा है जो संचालित नहीं है, मतलब सुमेलित इसमें गलत है। तो पहला ऑप्शन में दिया है दोस्तों सिकनी कोयला परियोजना जो कि सिकनी लातेहार में, कानाइट परियोजना जो कि बरहागोड़ा पूर्वी सिंहभूम में, या सी में है ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग तुपुदाना रांची, या डी में है विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना पांकी में। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों डी जो है दोस्तों विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना, ये पांकी पलामू में नहीं है, मतलब ये सुमेलित नहीं है। तो इससे क्या जानना है दोस्तों कि यह जो विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना है यह कहाँ है? तो यह दोस्तों
डाल्टनगंज से 19 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इतने सारे आप जरूर याद रखें। इसमें क्या चीज़ दोस्तों, सिकनी कोयला परियोजना कहाँ है? सिकनी लातेहार में। ये जरूर याद रखें, ये सब भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिकनी कोयला परियोजना कहाँ है? तो सिकनी लातेहार में। काइनाइट परियोजना कहाँ पर है? तो यह है दोस्तों बरहागोड़ा, जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। ग्रेफाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ है दोस्तों? तुपुदाना, जो कि रांची जिले में है। और विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना जो कि डाल्टनगंज से 19 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है कि निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करें। सत्य कथन इनमें से कौन सा है, सही कौन सा है, ये बताना है। रांची से मुरी में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना 1928 ईस्वी में की गई। भारत में एल्युमिनियम अयस्क का 16% भाग झारखंड से प्राप्त होता है। तो इसमें कूट के तरह दिया जाता है, मतलब अब केवल ये सही है या केवल बी सही है या दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो है ये सही कौन सा है? तो सही है दोस्तों ये। और इसमें जो ए में दिया गया है कि रांची में जो मुरी है यह इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना 1928 में, ये गलत है दोस्तों। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों ये 1928 ना होकर के 1948 में हुई थी। तो याद रखें, रांची में जो मुरी में जो है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1948 ईस्वी में, मतलब ये वाला गलत है। और भारत में एल्युमिनियम अयस्क 16% भाग झारखंड से प्राप्त होता है, ये सही है। तो इसमें पूछा था सही कथन का चुनाव करें, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, और याद रखें इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना 1948 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक हैं। यह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, हॉफमैन। यानी जो हॉफमैन है दोस्तों, इनके द्वारा यह इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका लिखा गया है। और इससे मुंडारी भाषा से और क्या क्या चीज़ आप लोगों को याद रखना है दोस्तों? तो याद रखना है पीके मित्रा, जो कि पीके मित्रा द्वारा क्या चीज़ लिखा गया है दोस्तों? मुंडारी फॉकटेल। क्या लिखा गया है? मुंडारी फॉकटेल। यह पूछा जाता है दोस्तों, मुंडारी फॉकटेल किनके द्वारा लिखा गया है? तो पीके मित्रा के द्वारा मुंडारी फॉकटेल लिखा गया है। और एससी राय के द्वारा क्या चीज़ लिखा गया है दोस्तों? तो एससी राय के द्वारा लिखा गया है मुंडा कम्युनिटी। ठीक है दोस्तों, मुंडा कम्युनिटी। ठीक है। और जो दोस्तों SDGD समेट के द्वारा क्या लिखी गई है दोस्तों? तो ये लिखी गई है मुंडा ग्रामर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो मुंडारी ग्रामर है यह बहुत बार पूछा जाता है। मुंडारी ग्रामर के लेखक कौन है? तो SDJ समेट। जरूर याद रखें दोस्तों। लास्ट वाला डी समेट अभी याद रख सकते हैं कि डी समेट के द्वारा लिखा गया है मुंडारी ग्रामर। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हुए, इनमें से किस आंदोलन को मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है? बिरसा आंदोलन को, या सफाहोड़ आंदोलन को, या सरदारी आंदोलन को, या खरवार आंदोलन को? तो दोस्तों जो मिल्की कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है सरदारी आंदोलन को। ऑप्शन सी। तो दोस्तों सरदारी आंदोलन जो है ये मिल्की के नाम से जाना जाता है। मिल्की जो है दोस्तों, इसका अर्थ क्या चीज़ होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों मातृभूमि व जमीन। क्या होता है? मातृभूमि व जमीन। ठीक है। किसका अर्थ? मिल्की का अर्थ भी पूछ सकता है। तो इसका अर्थ होता है मातृभूमि व जमीन। यह आंदोलन जो सरदारी आंदोलन है दोस्तों, यह कब हुआ था? तो यह भी याद रखना है कि 1858 से शुरू हुआ था और 1895 तक यह चला था। सरदारी आंदोलन 1858 से 1895 तक। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं यदि बिरसा आंदोलन, तो बिरसा आंदोलन जो था दोस्तों यह 1895 से लेकर के 1900 तक चला हुआ था बिरसा आंदोलन। इसे मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मुंडा उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है बिरसा आंदोलन को। ठीक है। और सफाहोड़ आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो सफाहोड़ आंदोलन कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। कब हुआ था? 1870।
और खरवार आंदोलन दोस्तों, तो खरवार आंदोलन यह कब हुआ था? 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन हुआ था। ठीक है दोस्तों। और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों आंदोलन से, तो वो है दोस्तों संथाल आंदोलन। कौन सा है? संथाल आंदोलन। संथाल आंदोलन से दोस्तों, संथाल आंदोलन से इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। संथाल आंदोलन को मुक्ति आंदोलन, या तो ये भी कहा जाता है संथाल परगना की प्रथम क्रांति, और क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रथम जन क्रांति के नाम से भी संथाल आंदोलन को कहा जाता है। बहुत सारे नाम है, हूल विद्रोह और संथाल हूल, सिद्धू कानू विद्रोह, बहुत सारे नाम है दोस्तों। तो ये सभी आप नाम याद रखें। ठीक है, क्या क्या याद रखना है दोस्तों? संथाल, एक बार फ्रेश से लिख देते हैं यहाँ पर, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह क्या क्या नाम से जाना जाता है? मुक्ति आंदोलन, एक पहला में मुक्ति आंदोलन, संथाल परगना की प्रथम क्रांति या जन क्रांति भी कहा जाता है, जन क्रांति। तीसरा में याद रखें दोस्तों हूल विद्रोह, संथाल हूल, सिद्धू कानू विद्रोह। इतनी सारी बातें याद रखें कि संथाल विद्रोह में इतनी सारी चीज़ें के नाम से, इतने सारे नामों से जाना जाता है संथाल विद्रोह को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संथाल विद्रोह के पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे सेनापति नियुक्त किया गया था? संथाल विद्रोह में जो है दोस्तों, इसमें किसे नियुक्त किया गया था सेनापति? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर सारी बातें लिखी हुई है। भोगनाडीह गांव में आयोजित सभा में सिद्धू को राजा, ये याद रखें, सिद्धू को राजा बनाया गया था, कान्हू को मंत्री बनाया गया था, चांद को प्रशासक बनाया गया था और भैरव को सेनापति बनाया गया था। ये चारों को नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखें। सिद्धू को राजा बनाया गया था, कान्हू को मंत्री बनाया गया था, चांद को प्रशासक बनाया गया था और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।